रहीम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट क्या होता है और सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। हम लास्ट टाइम जब वो एसी को हमने वो डिस्कस किया, जब वो रजिस्टर में से जब हमने गुजारा इस कंपोनेंट में से, तो आपने देखा था कि आपके पास वो हमारे पास वहाँ पे जो हमारे पास कंक्लूजन आया था, वोल्टेज और जो हमारे पास करंट था वो दोनों इन फेज़ आ रहे थे। हमने इस तरह के वेक्टर से उन्हें ज़ाहिर किया था। इन फेज़ के कुछ कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। उसके बाद जो हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया, कैपेसिटर इंडिविजुअल सर्किट को जो ही हमने डिस्कस किया, वहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो करंट था वो लीड कर रहा था वहाँ पे, और हमारे पास जो वोल्टेज थी वो लैग कर रही थी। वहाँ पे डिटेल के साथ आपको मैंने स्लोप रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी और ये क्लियर किया कि करंट कैसे लीड करता है और वोल्टेज कैसे लैग करती है। फिर हमारी डिस्कशन का जो नेक्स्ट महवर था वो हमारे पास जो इंडक्टर था। इंडक्टर हमारे पास वो हमने देखा था वहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही थी और हमारे पास जो करंट था वो लैग कर रहा था। एक और बात भी आपको बता चलूँ, हमारे घरों में वो तीनों किस्म के हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। रेजिस्टिव सर्किट भी हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। लाइक ऐसे हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट की अगर मैं मिसालें दूं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर को देख लें। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल, ये रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बेहतरीन मिसालें हैं। इंडक्टिव जो सर्किट है हमारे पास आमतौर पर उन जगहों पर जहाँ पे आपको इंडक्टर मोटर्स वगैरह नज़र आती हैं, जहाँ पे आपको कोयल नज़र आती है वाइंडिंग में, तो आमतौर पर वो बेहतरीन मिसालें हो सकती हैं इंडक्टिव सर्किट की। और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आमतौर पर हमारे पास कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो आपको पता है एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग डिवाइस हैं। अच्छा, बहरहाल मैं डिस्कस ये कर रहा था, ये तीन चीज़ों की रिकॉलिंग के बाद मैं आ रहा था कि अगर हम बात करें इस सर्किट की, लाइक यहाँ पे एक सर्किट ड्रा किया गया है, हमारे पास रजिस्टर हमने लगाया है, उसके बाद हमने ये इंडक्टर लगाया है, इंडक्टर के बाद हमने कैपेसिटर लगाया है। तीनों को आप देखिए, ये हमने सीरीज वे में कनेक्ट किए हुए हैं। इनके साथ हमने एसी के सोर्स को कनेक्ट कर रखा है। अगर डिस्कस किया जाए, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कुछ बातें कि हमारे पास अगर बात की जाए कैपेसिटिव सर्किट की, तो उसकी जो रिएक्टेंस होती है हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट की, वो आमतौर पर हमारे पास बराबर होती है 1/2 पाई FC के बराबर होती है। डेफिनेटली हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिव ऑफ ए कैपेसिटर। रिएक्टेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दरअसल अपोजिशन होती है जो AC के रास्ते में ये कैपेसिटर हमारे पास डेवलप करते हैं, तो इसे हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं। इसके यूनिट भी वैसे ही होते हैं जैसे रेजिस्टेंस के होते हैं, ओहम होते हैं इसके यूनिट। अगर यहाँ पे देखा जाए लो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर आप लो करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्टेंस जो अपोजिशन है एसी के रास्ते में, यहाँ पर इस कंपोनेंट की वजह से XC की वजह से वहाँ पे लार्ज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे बात की जाए XL की, तो XL के बारे में मैंने आपको बता रखा है डिटेल के साथ कि हमारे पास ये बराबर होता है 2 पाई FL के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी लो की मैं बातें कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी लो है तो अपोजिशन वो क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर अपोजिशन भी कम होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस सर्किट की अगर बात की जाए, जिसे आप सीरीज रेजोनेंट सर्किट या RLC सीरीज सर्किट का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे XC का जो कंपोनेंट है, XC का कंपोनेंट वो डोमिनेंट कर रहा है, उसकी जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू XL के। अब ये जो सर्किट है हमारे पास, ये प्योर हमारे पास RC सर्किट के तौर पर वो बिहेव करेगा। RC सर्किट के तौर पर बिहेव कैसे करेगा, लाइक हमारे पास यहाँ पे अपोजिशन है वो इंडक्टिव सर्किट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से हमारे पास जो अपोजिशन है वो निग्लिजिबल हो गई है, कम हो गई है फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में हमें ऐसे फील होगा, हमें ऐसे लगेगा सिर्फ दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बाकी जो तीसरा कंपोनेंट चूंकि उसकी अपोजिशन नहीं है, वहाँ पे डेसिपेशन कुछ नहीं हो रही, वहाँ पे रिएक्टेंस का कोई रोल नहीं प्रॉपर अदा हो रहा। इसलिए मैंने एक कंक्लूजन ड्रा किया है कि जब लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ये जो सर्किट है, ये सर्किट प्योर हमारे पास RC सर्किट के तौर पर वो फर्क करता है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो डेफिनेटली ये वो उलट हो जाएगा, XL हमारे पास डोमिनेंट हो जाएगा XC से। मैं दोबारा भी आपको क्लियर कर देता हूँ, XC हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के बराबर होता है,
बार बार बताया जा रहा हूँ, हमारे पास जो 2 पाई एफ सी के बराबर होता है। अब एफ सी अगर बात की जाए कि एफ की वैल्यू अगर आप हाई कर देंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर एक्स एल की बात की जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ, एफ एल ये फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर बढ़ जाएगी। अब अगर गौर से देखें तो अपोजिशन बढ़ गई है, किस चीज़ की अपोजिशन बढ़ गई है, एक्स एल की अपोजिशन बढ़ गई है, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर यूँ कहूँ वो बढ़ गई है रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर से। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि कभी तो एक्सी जब लो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सी की वैल्यू जो डोमिनेट करने लगती है, जब वो एक्सएल से हाई फ्रीक्वेंसी की जब हम बातें करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो हमारे पास यही एक्सी अब लेस हो गई है एक्सएल से। तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास एक्सएल एक कंडीशन होती है जिसके ऊपर एक्सएल बराबर होते हैं हमारे पास जो एक्ससी के, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एक्सएल जो वो बराबर हो जाए एक्ससी के, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आमतौर पर हम एफआर से ज़ाहिर करते हैं। मैं बातें कर रहा हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, एक्ससी यहाँ पे आप नोट करें इज इक्वल टू हमारे पास मैंने लिखा हुआ है एक्सएल। इस प्रॉपर कंडीशन पर हमारे पास जो वो ये जो कंडीशन है इस पर जो हमारे पास जो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब ये हमारे पास 1/2 पाई एफ आर सी मैंने लिखा है क्योंकि इसका फार्मूला होता है इनवर्स रिलेशन होता है हमारे पास जो वो, और एक्सएल की जगह पर मैंने लिखा है 2 पाई एफ एल लिखा है। आर सबस्क्रिप्ट में मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है इस कंडीशन पर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जानी है। अब मैंने एफ आर स्क्वायर यानी एफ आर यहाँ पे रहने दिया है, इस साइड से एफ आर आया है, एफ आर स्क्वायर हो गया है, बराबर का निशान दिया है, तो फिर दूसरी साइड पर ये सारे कंपोनेंट गए हैं 1 ये 4 पाई स्क्वायर हो गया है, एलसी हो गया है। एफ आर स्क्वायर का मैंने फिर स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट जो ही मैंने लिया है तो ये 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट आया है। इस तरह से हमारे पास एफ आर का जो इक्विवेलेंट आया है 1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर आई है 2 पाई एल सी स्क्वायर रूट के बराबर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस चीज़ के बराबर आई है। अब हम कुछ इसकी जो वो वेक्टर डायग्राम्स को, फेजर डायग्राम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको चूंकि पता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर है और तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे कैपेसिटर है। शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको याद दिलाया था कि रेजिस्टर से जब एसी गुजरता है तो वहाँ पे वोल्टेज और जो करंट होते हैं वो इन फेज होते हैं, और फिर मैंने आपको बात बताई थी कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है। फिर तीसरी बात जो मैंने आपको रिकॉल कराई थी वो ये कि इंडक्टर की दुनिया में जब हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे वोल्टेज लीड करती है और हमारे पास जो करंट होता है वो लैग करता है। तो अगर डिस्कस किया जाए, हम जो वो ये एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, ये हमारे पास रेजिस्टर के लिए है। आपको पता है एक ही लाइन पर मैं वोल्टेज भी ड्रा करता रहता हूं और जो है वो हम जो वो उसको करंट को भी डिस्कस करते रहते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, एक वेक्टर ड्रा किया है, ये फॉर रेजिस्टर है। रेजिस्टर के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर वोल्टेज और करंट को दिखाया गया है, हमारे पास ये इन फेज होते हैं। अब बात करते हैं अगले हमारे जो सर्किट है, अगले सर्किट हमारे पास कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर की अगर बात करें तो इंडक्टर में हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो हमारे पास लीड करती है इंडक्टर में। तो हमारे पास ये एक मैंने वेक्टर खींचा है, वेक्टर में यहाँ पे जो है वोल्टेज लीड करती है तो मैंने VL ऊपर की जाने वेक्टर खींच दिया है। इसका जो करंट है वो रेफरेंस लाइन इसी पर ही लिया गया है, इस लाइन पर सबको जो कॉमन लिया जा रहा है। हमारे पास ये रेजिस्टर की भी लाइन है और ये इंडक्टर के लिए भी मैंने इसे शो कर दी है। मतलब हमारे पास ये वेक्टर ऊपर की जाने जो है मैंने ड्रा किया है जो कि इंडक्टर की डिस्कशन के लिए है। दूसरा फिर हमारे पास जो कैपेसिटर की अगर डिस्कशन की जाए, कैपेसिटर में जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो लैग करती है। हमने नीचे की जानिब एक वेक्टर खींचा है जो कि VC को ज़ाहिर कर रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं कह ये रहा था ये अगर VR है तो फिर ये VL है, उसके बाद हमारे पास जो वो ये VC है। अगर मैं इसकी ये तो वोल्टेज की हम बात कर रहे थे, हम अगर बात करें अपोजिशन की, हमारे पास यहाँ पे अपोजिशन की बातें अगर की जाए तो हमारे पास आपको पता है रेजिस्टर की वजह से जो अपोजिशन होती है वो हमारे पास R होती है। इस रेफरेंस लाइन पर R ड्रा किया है। इसके बाद यहाँ पे अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन इंडक्टर की वजह से XL होती है, XL को डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपोजिशन जो कैपेसिटर की वजह से होती है उसे
XC से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे एक फेजर डायग्राम मैंने जनरेट की है जिसमें आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो XL को देखा जाए तो XL और XC एक दूसरे के एंटी पैरेलल कुछ नजर आ रहे हैं। एक जो है वो लीडिंग कंडीशन में है और एक जो है यहाँ पे लैगिंग कंडीशन में है। बहरहाल ये बात भी क्लियर हुई है कि इसकी ये फेजर डायग्राम कैसे आई है। आइए हम प्रॉपर्टीज की तरफ जो वो चलते हैं और इन प्रॉपर्टीज को मैं डिटेल के साथ एक एक को जस्टिफाई करके एक इंटरेस्टिंग वे के साथ आपको जो वो ये भी सिखा देता हूं। हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास FR जो वो बराबर है, हमारे पास जो वो FR की अगर बात की जाए तो ये बराबर है 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट, जो कि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। कोई भी रेजोनेंट सर्किट होता है, रेजोनेंट सर्किट में हमारे पास जो डिपेंडेंट फैक्टर हैं वो हमारे पास L और C होते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो L और C ये दो डिपेंडेंट फैक्टर हैं जो है रेजोनेंट सर्किट के। अब हमारे पास दूसरी अगर बात की जाए इसकी इंपीडेंस ऐसे सर्किट्स की कैलकुलेट की जाए तो वो R के बराबर आती है। क्लास अगर आप देखें तो आमतौर पर हमारे पास जो वो ये इस फेजर डायग्राम को देखें, हमारे पास XC वाला वेक्टर जो वो XL वाले वेक्टर को कैंसिल कर देगा। बाकी जो अपोजिशन वाला वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आएगा वो डेफिनेटली R के बराबर होगा, यानी कि हमारे पास इंपीडेंस जो है वो हमारे पास इस सर्किट में सिर्फ R के बराबर होगी। अगर R को डिस्कस किया जाए, R के बारे में मैं डिटेल के साथ पहले भी आपको ये बातें बता चुका हूं कि हमारे पास R जो होता है, हमारे पास R वो वहां पे वोल्टेज और जो हमारे पास करंट होते हैं वो हमारे पास इन फेज होते हैं, वोल्टेज और करंट। अगर ये इन फेज होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा बन रहा होगा, थीटा हमारे पास जो वो यहाँ पे 0 डिग्री बनता है। 0 डिग्री बनता है तो पावर फैक्टर वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है, मैंने आपको सिखाया है कि पावर बराबर होती है IV cos थीटा। किसी भी सर्किट की अगर आपने पावर मालूम करनी हो, उस इक्विपमेंट में जो करंट आपका वो इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो उसको उसकी वोल्टेज यानी कि 220 230 जो आपके घर में आ रही है उसके साथ और पावर फैक्टर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो पावर फैक्टर में पावर की जो है वो वैल्यू आ जाती है, पावर की वैल्यू आ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाए तो एंगल चूंकि जो वो 0 डिग्री है, B और I जो वो इन फेज हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। अब अगर बात की जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मैंने आपको बताया है कि C जो है वो हमारे पास बराबर होता है R के। अगर C बराबर है R के, पहले सर्किट के अंदर 3 कंपोनेंट अपोजिशन का बेस बन रहे थे, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब कैपेसिटर और जो हमारे पास इंडक्टर है इनकी रिएक्टेंसेस ने एक दूसरे को कैंसिल किया है। अब एक ही कंपोनेंट यहाँ पे नमूदार हुआ है और एक ही कंपोनेंट के यहाँ पे हमारे पास जो अपोजिशन हम जिसे रिएक्टेंस आमतौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं और वो जो हमारे पास इंपीडेंस है वो R के बराबर है। यानी कि पहले 3 कंपोनेंट थे, अब वो कंपोनेंट जो वो एक रह गया है जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है सर्किट में। तो फिर आमतौर पर इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आमतौर पर मिनिमम हो गई है। अब अगर बात की जाए तो अगर ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मिनिमम है तो डेफिनेटली V इज इक्वल टू IR या फिर I इज इक्वल टू V/R वाले फार्मूले से अगर आप जस्टिफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्लास, हमारे पास जो वो I बराबर हो जाएगा V/R के। तो इस तरह से हमारे पास जो करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम हो गई है। यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया गया है जो कि फ्रीक्वेंसी और करंट के वर्सेस ग्राफ है। यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वो करंट को एक पीक वैल्यू अटेन कराई गई है। इसका मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। एक और आखिरी जो प्रॉपर्टी है जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का बायस बनती है, इसको कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। कहा यह जाता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट यानी RLC सीरीज सर्किट्स में आमतौर पर जो हमारे पास VL है यानी कि हमारे पास ये VL और जो हमारे पास VC है यह आमतौर पर सोर्स की वोल्टेज से ज्यादा भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हमने धज्जियां उड़ा दी हैं, ऐसा तो नहीं होता। आमतौर पर मिसाल के तौर पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर ये 20 वोल्ट आपको करंट जो वो वोल्टेज फराहम कर रहा है ये सोर्स, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगी, कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो वो आमतौर पर इन दो कंपोनेंट्स के अक्रॉस यानी कि VL और VC के अक्रॉस जो वो आमतौर पर 25 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस जो वो कुछ वोल्टेज जो वो ड्रॉप हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस बात को मैं यूं जो वो समझाना चाहूंगा कि जब इस सर्किट को बनाते हैं तो आमतौर पर इसके अंदर कैपेसिटर जैसे एलिमेंट को, कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट को हमने जो वो एडजस्ट किया हुआ होता है। आपको पता है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर चार्ज स्टोर होता है।
ऑलरेडी जब इस सर्किट के अंदर हम इसे लगाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये इसमें चार्ज स्टोर होता है। अभी फर्ज करें हमने इस सोर्स को ऑन नहीं किया, अब ऑन नहीं किया हमने, वो जो वोल्टेज है इसी सोर्स से नहीं दी, अब होगा क्या, फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएंगी, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होने से ये फिर क्या करेगा, ये इंडक्टर को ये चार्ज देना शुरू कर देगा, इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फिर ये इंडक्टर थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज होगा और फिर ये कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब अभी हमने जब वो सोर्स से वोल्टेज ली ही नहीं है तो इन्होंने कुछ अपनी अल्टरनेशन शुरू कर दी है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इन कंपोनेंट्स के थ्रू जो वो शुरू हो गई है। अब इस सोर्स का काम क्या होता है, इस सोर्स का काम आपको पता है कि आमतौर पर इन चार्जेस की जो वोल्टेजेस हैं इनको जो वो मेंटेन रखना है, जहाँ पे जो कुछ तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये दोनों चार्जिंग जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं आमतौर पर, तो इनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से वोल्टेज जो वो किसी टाइम ऐसा हो सकता है कि VL और VC जो वो ग्रेटर हो सकती हैं V सोर्स से। तो ये इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने एक डिटेल वे से आपको इजी वे से समझा दिया है। अब बातें कर लेते हैं कुछ जो वो पिछले बोर्ड्स के पेपर्स में आने वाली ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव पूछी गई एक दफ़ा जो वो बोर्ड के पेपर में डीजी खां बोर्ड का सेकंड टाइम का पेपर था, उसमें पूछा गया कि 1/LC स्क्वायर रूट के जो यूनिट होते हैं वो किससे मिलते जुलते होते हैं क्लास। आमतौर पर हमारे पास 1/LC स्क्वायर रूट, इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इस फार्मूले में 2 पाई के कोई यूनिट नहीं होते, 1/LC स्क्वायर रूट के जो यूनिट होंगे वो फ्रीक्वेंसी वाले यूनिट होंगे, और फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट होते हैं आपको पता है वो हर्ट्ज होते हैं या फिर साइकिल पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। तो साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्ज या फिर फ्रीक्वेंसी का अगर ऑप्शन है तो फ्रीक्वेंसी से इसके यूनिट मिलते जुलते हो सकते हैं। एक दफा उसने पूछा LC स्क्वायर रूट के यूनिट किससे मिलते जुलते होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 1/LC स्क्वायर रूट के यूनिट फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलते थे, तो इसके जो यूनिट हैं वो सेकंड होंगे, और ये टाइम पीरियड से मिलते जुलते होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात भी आपको पता है। उसके बाद आमतौर पर एक और ऑब्जेक्टिव जो अक्सर पूछी जाती है कि RLC सीरीज सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर रिएक्टेंस वो क्या होता है। ये देखें हमारे पास कैपेसिटर की, जब मैंने इंडक्टर की कुछ फेजर डायग्राम आपको सिखाई थी तो हमारे पास इंडक्टर में जो हमारे पास ये था, ये VL थी वो लीड कर रही थी और कैपेसिटर के अंदर यही जो है वो ये लैग कर रही थी। अगर देखा जाए ये दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, एक की डायरेक्शन नीचे की जानिब है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के साथ जो वो कुछ मौजूद हैं। इनका जो फेज का डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। एक और ऑब्जेक्टिव भी जो पूछी जाती है जिसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमारे पास फेज डिफरेंस अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट की ही बात की जाए तो वहां पे वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो वो हमारे पास फेज का डिफरेंस कितना होता है। देखें बच्चों, सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे इन सर्किट्स में C यानी कि इम्पीडेंस जो टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय सर्किट है आमतौर पर वो R के बराबर आ रही है, और R का मैं बार बार बता रहा हूँ वहां पे वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। अगर वो इन फेज होते हैं तो फिर वहां पे एंगल जो वो 0 डिग्री बनता है। इसका मतलब हमारे पास जो है वो फेज डिफरेंस जो वो V और I के दरमियान में सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स तक ये नॉलेज जो वो फैलाने के लिए सदका जारिया शेयर कीजिए।